हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस बार यूपी तपस्या पेट एग्जाम में सामान्य ज्ञान में बेस्ट स्कोर करने के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको विशेष विश्लेषण पर आधारित यह पूरा प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल ही संबंधित है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हमारे इस सेशन में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं ना है कहीं हमारे इन प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उभयभद्र, महापदनंद, अशोक या फिर कालाशोक? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और सभी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाएगी द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का इसका आयोजन किसके का शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और इसका आयोजन कब हुआ? 383 ईस्वी में हुआ। 383 ईसा पूर्व हुआ है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसका किसकी अध्यक्षता किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक। और कालाशोक की अगर बात की जाएगी तो ये शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का दोस्तों शासक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शिशुनाग वंश का शासक था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? बताएंगे। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात की जाएगी इबादत खाना की, तो इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर के द्वारा करवाया गया और इसका निर्माण कहाँ पर कराया गया? तो फतेहपुर सीकरी में कराया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी इबादत खाना की, तो इसकी स्थापना कब करवाई गई? 1757 ईस्वी में। दोस्तों 1700 ध्यान रखें, फतेहपुर सीकरी में हुई है। और कब हुई है? तो दोस्तों डेट ध्यान रखेंगे, 1575 ईस्वी में करवाई गई। 1575 ईस्वी में करवाई गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो बताएंगे आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1865 में, 1870 में, 1875 में या फिर 1880 में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी आर्य समाज की स्थापना की, तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1875 में हुई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है वैदिक धर्म को पुनः से शुद्ध रूप से स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? बताएंगे। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, उस्फाक अल्लाह खां या फिर सूरसेन? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी काकोरी कांड की, तो काकोरी कांड किससे संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां या फिर सूर्यसेन? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन का संबंध किससे नहीं था? तो सूर्यसेन का संबंध काकोरी नामक ट्रेन डकैती से नहीं था। अगर बात की जाएगी काकोरी कांड, तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। तो काकोरी नामक स्थान पर इसमें क्या हुआ था? काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन की डकैती हुई थी। ध्यान रखेंगे, काकोरी नामक स्थान पर क्या हुआ था? काकोरी नामक स्थान पर
8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। ठीक है, और इस कांड में कौन कौन लोग शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल, ये लोग इसमें शामिल थे। और इसमें टोटल कितने क्रांतिकारी थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती में 29 क्रांतिकारी शामिल थे। कितने? 29 क्रांतिकारी शामिल थे। सभी दोस्त ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलासी की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दीन ए इलासी की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनबी, हुमायूं, अकबर या फिर शाह सूरी। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, दीन ए इलाही। और इसी को ही क्या कहते हैं? तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही। तो तौहीद ए इलाही की स्थापना किसने की? तो तौहीद ए इलाही की स्थापना भी अकबर के द्वारा की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है? बताएंगे। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन में करो या मरो नारा दिया गया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया नारा है। अगर बात की जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942 को यह आंदोलन हुआ था। 1942 को भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बताएंगे। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? अरविंद घोष, वी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बात जब आती है आज़ाद हिंद फौज की, तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। अगर बात की जाएगी इस आज़ाद हिंद फौज की, तो जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे थे। और जहां पर उन्होंने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। किसकी कमान संभाली थी? कब इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे से सभी को संबोधित किया था? तो दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो नारा के द्वारा संबोधित किया गया था। अगर बात करी जाएगी सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा है? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर बात की जाएगी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर थे। तो भारत के गवर्नर जनरल रहे कब से कब तक हुए? 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। और यही स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बातों और शासन करो नीति, या फिर ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन, या फिर डी है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर बात की जाएगी लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद था, तो सरकार के प्रशासनिक भाग को सहज करना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश बंधु किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे देश बंधु किसे कहा जाता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी देश बंधु किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, चित्तरंजन दास को या फिर भगत सिंह को? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी देश बंधु किसे कहा जाता है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। कौन सी? चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी और इन्होंने 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तापक्रम विलोमता का अर्थ है, ठीक है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है क्या है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ में स्थिर तापक्रम या बढ़ती ऊंचाई के साथ में अस्थिर तापक्रम। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी तापक्रम की विलोमता की, तो जब बढ़ती ऊंचाई के साथ में तापक्रम बढ़ता है तो इस प्रक्रिया को तापक्रम विलोमता कहते हैं। जब बढ़ती ऊंचाई के साथ में बढ़ता तापक्रम को क्या कहते हैं? तापक्रम विलोमता कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहर सागर या फिर जवाहर सागर? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात की जाएगी रिहंद परियोजना संबंधित है तो रिहंद परियोजना किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी रिहंद बांध परियोजना ये किससे संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निर्मित है, उससे संबंधित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निर्मित है, यूपी के सोनभद्र में, यूपी के सोनभद्र में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, यूपी के सोनभद्र में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे सभी लोग और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो बात की जाएगी सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। भारत किस देश के साथ में अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर नेपाल? सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत सबसे ज़्यादा अपनी लंबी सीमा किस देश के साथ में साझा करता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बंगाल। किस देश के साथ में साझा करता है? बंगाल के साथ में साझा करता है। और बात की जाएगी बंगाल के साथ में कौन कौन से राज्य अपनी सीमा स्पर्श करते हैं? भारत के कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं बांग्लादेश के साथ में? तो बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसकी ट्रिक है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक क्या है तो ध्यान से देखेंगे। बंगाल की मेघा को देखकर, बंगाल की मेघा को देखकर, बंगाल की मेघा को देखकर असम ने, ध्यान से ट्रिक देखेंगे याद हो जाएगा आपको। बंगाल की मेघा को देखकर असम ने पूरा रम पी लिया। क्या किया? पूरा रम पी लिया। बंगाल की मेघा को देखकर असम ने पूरा रम पी लिया, ये इसकी ट्रिक है। बांग्लादेश जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो बंगाल से हमारा बनेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। मेघा से, बंगाल की मेघा, तो मेघा से बनेगा मेघालय। क्या बनेगा? मेघालय, ध्यान रखेंगे। मेघा को देखकर असम, तो एक राज्य हमारा हो गया असम। पूरा से बनेगा असम ने पूरा, तो पूरा से बनेगा त्रिपुरा। क्या बनेगा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। और रम से बनता है
मिजोरम, रम से क्या बनेगा, मिजोरम। हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई। अगर बात की जाएगी बांग्लादेश किन देशों के साथ में सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये प्रदेश हैं जिनके साथ में बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे, बंगाल की मेघा को देखकर असम ने पूरा रम पी लिया। बंगाल की मेघा को देखकर असम ने पूरा रम पी लिया। अगर बात करी जाएगी भारत जो है, भारत देश सबसे कम सीमा किस देश के साथ में साझा करता है, भारत किस देश के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान के साथ में भारत मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ में। अगला प्रश्न क्या है उसे देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र व आर्द्र हवाएं चलती हैं। तीव्र व आर्द्र हवाएं चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लू, नॉर्वेस्टर, मावट या फिर सेलेनो। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, बताएंगे। इन्हें पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। इन्हें पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है नॉर्वेस्टर। क्या है, नॉर्वेस्टर है। ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, कौन घोषणा करती है, बताएंगे। सार्वजनिक खातों की संसदीय समिति, संसद की अनुमान समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, कौन करती है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसकी घोषणा करती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे। SEZ का तात्पर्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सोशल इकोनॉमिक जोन या फिर सोशल इंटरटेनमेंट जोन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी सेज की या CZ की, तो सेज का तात्पर्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के लोक हित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय कहाँ किया जाएगा, बताएंगे। ध्यान से देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में लोक हित में सुझाए गए विशेष ऑडिट व्यय, विशेष ऑडिट व्यय वहन किया जाएगा। क्या है, वहन किया जाएगा। तो बताएंगे कहाँ पर वहन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व किसके द्वारा वहन किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं या फिर भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा। तो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं इसका वहन किया जाएगा। बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं ही इसका वहन किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत आर्थिकी घटकों का उदाहरण नहीं है, बताएंगे। बृहत आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है, बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन, भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बृहत आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन और साथ ही साथ भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, तो ये सारे जो हैं आपके बृहत आर्थिक घटकों के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, ध्यान से देखेंगे, बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन और अगर बात की जाएगी भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, तो ये आपके क्या हैं, तो ये आर्थिक घटक के तात्पर्य में अगर देखा जाए
तो इन तत्वों के बीच में क्या होता है, तो ये जो तत्व होते हैं कंपनियों के उपभोक्ताओं एवं बाजारों के सरकार पर जोर देते हैं। क्या करते हैं, सरकार पर, बाजारों एवं सरकार पर जोर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो है वित्तीय संस्थान, श्रम बाजार, आर्थिकी और साथ ही साथ वस्तुओं व सेवा बाजारों के अंतर्गत जो घटक हैं वे सभी आते हैं। तो ये अगर बात की जाएगी बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन और भुगतान में संतुलन के परिवर्तन की नीति, तो दोस्तों ये तीनों जो हैं आर्थिक घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त कथन में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है 1969 में के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई, बताएंगे। 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई, तो अगर बात करी जाएगी भारत में 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर बात करी जाएगी उसके बाद 1980 में अगर बात करी जाएगी तो 1980 में 6 निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो जिससे इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, इनकी संख्या अगर बात की जाएगी तो 20 हो गई है। अगर बात की जाएगी 1969 में तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो बताएंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1960 में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, तो इसका आरंभ जो है 1852 में हुआ था। कब हुआ था, 1852 में। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 2 अक्टूबर 1852। ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1852 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था, उसे आरंभ किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या फिर गोकलकनाथ के मामले में या फिर केशवानंद भारती के मामले में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती मामले में। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, केशवानंद भारती मामले में किया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 113। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 200। दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 200। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, तो जिसके सदस्य होते हैं तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा देश दक्षेस सार्क का सदस्य नहीं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा देश दक्षेस या फिर सार्क का सदस्य नहीं है।
सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात करेगी जाएगी दक्षिण सार्क देशों की, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसमें जापान सम्मिलित नहीं है। अगर बात करी जाएगी दक्षिण देशों की, तो इसमें कुल कितने देश हैं, तो दक्षिण देशों में कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं, कुल 8 देश हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुल 8 देश है दक्षिण देशों में। और इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सभी 8 जो देश हैं ये जो हमने आपको बताएं ये किस में शामिल हैं, तो ये सार्क में शामिल हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो बताएंगे नाई के द्वारा दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर समकोण दर्पण। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी नाई दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, संकीर्ति या आवक को जानने और उस पर आवक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता के पूर्ण जाती है, ऐसे जुड़ाव सामान्यतः कहलाते हैं। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे क्या कहलाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, समुद्री मार्ग, प्रतिक्रिया चाप या फिर संवेदन मार्ग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी संकीर्णीय आवक को जानने के लिए उस पर आवक क्रिया द्वारा, यहाँ पर आवक है सभी लोग ध्यान रखेंगे, आवक है यहाँ पे, आवक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया की तीव्रता के पूर्ण की जाती है, ऐसे जुड़ाव सामान्यतया क्या कहलाते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऐसे जुड़ाव सामान्यतया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, हीरा, शुष्क बर्फ, पारा या फिर धातु। तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब गैस ठोस अवस्था में होती है तब बर्फ की तरह दिखाई देती है। सभी दोस्त ध्यान रखें। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है, आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं, आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं, फैरेड, पॉइज, हर्ट्ज या फिर अर्ग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हर्ट्ज, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अगर बात करी जाएगी आवृत्ति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका SI इकाई क्या है, SI मात्रक क्या है, हर्ट्ज इसका इकाई मात्रक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा के सुचालक हैं, इसमें से कौन सी धातु है जो ऊष्मा से सुचालक है, चांदी, सीसा, पारा या फिर जस्ता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चांदी। चांदी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चांदी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, चांदी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे। हाल ही में सुमन के बैरी को निम्न में से किस आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुमन बैरी को निम्न में से किस आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, NGT, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी सुमन बैरी को नया उपाध्यक्ष, नया चेयरमैन किसका नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग का। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नीति आयोग के भी हाल ही में उपाध्यक्ष कौन बने, सुमन के बैरी ही बने। कौन बने, सुमन के बैरी। सुमन के बैरी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन निम्न में से किस देश में वर्ल्ड डेयरी समिति 2022 आयोजित करेगा, भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
तो अगर बात करी जाएगी वर्ष 2022 में इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन निम्न में से किस देश में वर्ल्ड डेयरी समिति द्वारा 2022 में आयोजित की गई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी भाई जो हैं आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के हमारे सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप सभी लोग लाइक और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से एक सिक्के का डाक टिकट जारी किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 350वें, 400वें, 450वें या फिर 250वें। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और सभी दोस्त शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 400वें। अगर बात करी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर, ठीक है, लाल किले से एक सिक्के का डाक टिकट जारी किया है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 400वें। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में इनविक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? बताएंगे। वर्ष 2022 में इनविक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नीदरलैंड या फिर नॉर्वे। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा चेन्नई, कोच्चि, मुंबई या फिर कोलकाता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014, 2016, 2018 या फिर 2019। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी 6वीं वर्षगांठ पर, राष्ट्रीय कृषि बाजार की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस पर केंद्र सरकार के द्वारा, इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 2016। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था और 2022 में इसकी 6वीं वर्षगांठ है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से NIXI-CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा प्रदेश है? बताएंगे। पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या फिर दिल्ली। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित के उद्देश्य से NIXI-CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश में कितने शहरों को विकसित किया जा रहा है? 100, 150, 180 या फिर 200। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश में कितने शहरों को विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 100 शहर। तो 100 शहरों को विकसित किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई-डेयर पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है? बताएंगे। हाल ही में ई-डेयर पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है? वित्त मंत्रालय, सड़क व परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सूचना व प्रसारण मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सड़क व परिवहन मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन के
कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन के लिए कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है? IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और सभी दोस्त शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दरी भाषा ध्यान से सुनेंगे। दरी भाषा जो कि फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर नेपाल? तो दरी भाषा की बात करी जाएगी दोस्तों, तो दरी भाषा फारसी का एक रूप है और यह जो है मुख्य रूप से किस देश में बोली जाती है? तो अफगानिस्तान में बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। काबुल। काबुल किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी दोस्त हमारे आज के सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब किया गया है? बताएंगे। भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब किया गया है? जियो सिंक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। और इसे कब लॉन्च किया गया है? तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था 18 अप्रैल 2001। कब लॉन्च किया गया था? 18 अप्रैल 2001 को GSLV का पहला प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय मूल के VA शिवा आदुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? भारत के मूल के VA शिवा आदुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल के, इंटरनेट के, कीबोर्ड के या फिर माउस के? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और सभी के सभी लोग शेयर करेंगे। तो VA शिवा आदुराई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ईमेल। ईमेल की खोज करने की मान्यता किसे दी गई है? ईमेल के खोज करने के रूप में मान्यता किसे प्रदान की गई है? तो A शिवा आदुराई को। अगला प्रश्न है क्या है सभी लोग देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बेहत किस देश की मुद्रा है? बताएंगे। बेहत किस देश की मुद्रा है? तंजानिया, टोगो, थाईलैंड या फिर तंजानिया? तजाकिस्तान, टोगो, थाईलैंड या फिर तंजानिया? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी बेहत की, तो बेहत किस देश की मुद्रा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा है बेहत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ैक, ओपेरा, नेटस्केप? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी विश्व का सबसे पुराना वेब कौन सा है, वेबसाइट कौन सी है? तो www वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो है सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। और इसको जो है निर्माण किसने किया था? तो टिम बर्न्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्न्स ली ने। टिम बर्न्स ली ने इसका खोज की थी। और कब खोज की थी? इसका निर्माण किया था 1991 में। तो टिम ली बर्न्स के द्वारा 1991 में सबसे पहले जो है वेब ब्राउज़र की निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, www के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनंत पाई के द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अनंत पाई के द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? राज कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, झंकार या फिर चंदा मामा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी अमर चित्रकथा नामक हास्य कथा की रचना की है किसके द्वारा? ये जो रचना है ये किससे संबंधित है?
तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर चित्रकथा। तो अमर चित्रकथा किससे संबंधित है? तो अनंत पाई के द्वारा शुरू की गई है हास्य श्रृंखला। ठीक है, तो अमर चित्रकथा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा शुरू की गई? अनंत पाई। अनंत पाई के नाम से जाना जाता है। और जिनके द्वारा कौन सी हास्य कथा से बनाई गई? तो अमर चित्रकथा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करी जाएगी तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस डेट को मनाया जाता है? 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ये कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा जिनेवा में इसकी स्थापना की गई और वहीं पर इसका क्या किया गया था? पहली बार कैंसर दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कमर्शियल बैंक, या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर पब्लिक कैरियर ब्यूरो। सही आंसर क्या होगा? छाप देंगे। तो पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, या फिर आई के गुजराल। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर बात करी जाएगी दोस्तों राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी के अतिरिक्त एक और प्रधानमंत्री हैं, एक और पीएम है जिन्हें भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत दिया गया। कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान पाने वाले हैं, कौन है? उनका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मान मिला है। कौन कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक लान टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आधुनिक लान टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आधुनिक लान टेनिस की शुरुआत की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? मेलबर्न में, न्यूयॉर्क में, बर्मिंघम में, या फिर लंदन में। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी आधुनिक लान टेनिस की, तो आधुनिक लान टेनिस की शुरुआत जो है बर्मिंघम में हुई। कहाँ पर हुई? बर्मिंघम में हुई। और अगर बात की जाएगी बर्मिंघम ये कहाँ पर पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है। तो आधुनिक लान टेनिस खेल की शुरुआत बर्मिंघम में हुई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसे आधुनिक लान टेनिस को क्या कहते हैं? इसे ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। जैसे कि आपके अभी हाल ही में जो ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, और आपका फ्रेंच ओपन हो गया, विडम्बन हो गया, यूएस ओपन हो गया। तो ये सारे आपके ग्रैंड स्लैम है, जिसे क्या आधुनिक भाषा में इसे क्या कहा गया है? ग्रैंड स्लैम कहा गया है। नाम है लॉन टेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन टेनिस। हमारा आज का सेशन यहीं तक है दोस्तों। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि आप सभी लोग प्रतिदिन 8 बजे शाम को हमारी क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे। और लास्ट में फिर वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, और बोल दे उस किस्मत से अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।